आज हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि गुड्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गुड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करना है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा क्या है कि हमें आउटपुट डिटरमाइन करना है एक देश का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स को फाइनल, इंटरमीडिएट और कंज्यूमर कैपिटल की कैटेगरी में बांट देते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, हम एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हो रहा है उसके कुछ पहलुओं को समझेंगे। शुरू करेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन एक एक्ट है जहां पर आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी चीज़ पर खर्चा कर रहे हो ताकि आपकी जो वांट्स है, जो नीड्स है, वो सेटिस्फाई हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है ये पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कंज्यूम कर कौन कौन रहा है। हाँ, तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या होता है, हु आर द कंज्यूमर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर कौन कौन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्टर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, राइट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है या प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन कर रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ भाई गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम करता है, क्योंकि देखो मिड डे मील चल रहा है और बहुत सारी जगह गवर्नमेंट क्या कर रहा है, चीजें खरीद रहा है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट हो तो रहा है, कंजम्पशन का एक्ट हो तो रहा है। पर आप कह रहे हो नहीं नहीं, गवर्नमेंट अपने लिए थोड़ी खरीद रहा है, वो तो लोगों के लिए खरीद रहा है ना, तो कंजम्पशन कैसे हुआ, डायरेक्ट वांट सेटिस्फैक्शन कैसे हुआ। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में आपके डैड आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक चॉकलेट लेकर आए हैं, राइट। अब चॉकलेट खा आप रहे हो, खरीदी किसने, आपके डैड ने। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स नहीं हुआ है, कंजम्पशन नहीं हुआ है। नहीं, आप कहोगे हाँ कंजम्पशन हुआ तो है बाय द हाउस होल्ड। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो बॉडी है वो बनी किस लिए है, लोगों के लिए काम करने के लिए बनी है। तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को खरीदने में लगा रही है जहां पर लोगों की वांट्स को वो सेटिस्फाई करते जा रही है, वो सारी चीज़ें हम किस में इंक्लूड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो भाई ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर तो आएगा, गवर्नमेंट तो कंज्यूम कर रहा है। अब आती है बारी प्रोड्यूसर सेक्टर की, प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है। आप कहोगे हाँ हाँ, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर कितना कुछ खरीदता है, मशीन खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, ये सामान खरीदता है, वो सामान खरीदता है। तो प्रोड्यूसर भी क्या है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एलिमेंट होगा। मैं क्या कह रही हूँ, नहीं 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 नहीं, प्रोड्यूसर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है सामान, या फिर प्रोड्यूसर इस इंटेंशन से खरीदता है कि मैं पैसे कमा पाऊंगा। हाँ, इंटेंशन सेपरेट करना सीखो ना। देखो, गवर्नमेंट ने चीज़ क्यों खरीदी, ताकि हम क्या कर सके, वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। उसका मन था, गवर्नमेंट ने क्या सोच के कंजम्पशन की कि मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ ताकि लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके। प्रोड्यूसर क्या सोच के खर्चा कर रहा है कि यार मैं पैसे कमा सकूं। तो प्रोड्यूसर हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। अब आती है बारी हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड डायरेक्ट वांट सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, सिंपल सी बात है। हम जितनी भी कंजम्पशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जितनी भी गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो हम किस लिए खरीद रहे हैं, ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, तो हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट तो हमें समझ आ गया। एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि जो मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, NGOs होते हैं, उसको हम किस कैटेगरी में रखें? वो लोग भी तो कंजम्पशन करते हैं। गुरुद्वारे में जाते हैं हम, वहाँ पर लंगर मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए वो लोग दाल सब्जी आटा खरीदते कि नहीं खरीदते, खर्चा करते कि नहीं करते, करते हैं ना। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने वाले इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन कौन है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। बोलो किसको इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? तो अगर हम एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे, पूरी इकोनॉमी में होने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। बोलो कि इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, तो फिर एक सवाल यहाँ पर फिर उठ जाता है कि यार ठीक है, तुमने क्या किया, हाउस होल्ड को भी अकाउंट कर लिया, जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है उसको भी गिन लिया, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको भी गिन लिया, जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट खर्चा कर रहे हैं उसको भी गिन लिया, लेकिन अभी जो प्रोड्यूसर को हमने बाहर छोड़ दिया, खर्चा तो प्रोड्यूसर भी करेगा ना, उस खर्चे को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन बोल नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट वांट सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या समझेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम किसकी बात करते हैं। करें फिर इसको समझे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इंक्रीजेस कैपिटल स्टॉक, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपका कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो अलग नाम दे दिया है कि कैपिटल फॉर्म हो रही है, इसे उसको क्या बोल दिया, कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल गुड्स का। गुड्स कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर हमारे साथ, कि जो इन्वेस्टमेंट है दो तरीकों की हो सकती है। आइदर तो आप इसको रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बात करना चाह रहा है, कि जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास 10 यूनिट्स का कैपिटल स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हम कह लेते हैं 2020 के स्टार्टिंग में 10 कैपिटल स्टॉक्स का 10 यूनिट्स का कैपिटल स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अब हुआ क्या, साल भर यूज किया, चीजें खराब हुई कुछ, ठीक है, एंड कुछ चीजें नई भी आई बिजनेस में। तो हम इमेजिन करते हैं 10 में से 2 यूनिट्स क्या हो गए हैं, थोड़े खराब हो गए हैं, और एडिशनल हमने 10 यूनिट्स और ऐड कर दिए, बिल्कुल साथ साथ हो इतने में। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब साल के एंड में आपके पास कितनी चीज़ है, तो आप कहोगे 10 - 2, 2 तो खराब हो गई हैं, यानी कि 8 प्लस 10 हमने और ऐड कर दिए, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 18, राइट। अब ये जो 10 यूनिट्स का हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हम 2 तरीकों से यूज कर रहे हैं। एक तो 10 को यूज कर रहे हैं, 10 में से 2 को यूज कर रहे हैं रिप्लेस करने के लिए जो खराब हुआ है, और जो रिमेनिंग 8 यूनिट्स है वो हमारा क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो क्या बात हो रही है, गुड्स रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। इन 10 में से ये 2 यूनिट्स को पहले तो रिप्लेस किया, बाकी जो रिमेनिंग थे वो क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। बोलो कि इसको इतनी बात समझ आ रही है, धीरे धीरे और समझ आएगा ये, ठीक है। चलो अब बात है कि हमें ये कैपिटल स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई। हाँ, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज करना है ना। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट आना चाहिए, कैपिटल स्टॉक फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होंगी, 2 टाइप की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हम या तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या करेंगे, पैसा डालेंगे एज अ प्रोड्यूसर, या फिर हम इन्वेंट्री में पैसा डालेंगे। अब समझते क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सी बात है, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, इनमें जब क्या हो रहा है, मुनाफा आ रहा है, मुनाफा एज इन बढ़ रही है क्वांटिटी इनकी, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन। उसे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात की थी हमने कैपिटल फॉर्मेशन बोला था, स्पेसिफिकली जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसे बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन। अब इसका फॉर्मूला लिख देती है हमारी बुक, फिक्स्ड एसेट्स इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस
फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे क्या बात कहना चाह रही है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम अभी सीख लेंगे। देखो हमारे पास इमेजिन करो साल के स्टार्टिंग में 10 मशीनरीज है, राइट। और इस साल ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, 5 मशीनरीज और ऐड कर दी, तो टोटल मशीनरीज कितनी हो गई, 15 हो गई। अब मुझे मेरी बुक क्या बोल रही है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मेरी बुक ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई 10 पहले थी, 15 अब है। तो बताओ मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप क्या करोगे, लो इतनी सी बात है, 15 एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस 10 बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। बोलो किसको इतनी बात बिल्कुल समझ आ गई, सिंपल सी बात थी, राइट। अच्छा, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, वो भी पढ़ लेते हैं। रेजेस द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर के पास अगर 10 मशीनरीज है तो वो 100 यूनिट्स बना रहा है, अगर 20 मशीनरीज है तो वो 200 यूनिट्स बना रहा है, राइट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारा जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो आउटपुट है उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, तो आउटपुट का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, आउटपुट का साइज इंक्रीज होगा मतलब जीडीपी बेटर होगी, नेशनल इनकम बेटर होगा। हाँ, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करेगा, प्रॉस्पर करेगा अगर ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस। अच्छा, ये तो समझ आ गया। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है क्या, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसमें जो इंक्रीज आया है उसे आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले 10 यूनिट्स का स्टॉक अपने पास रखते थे, अब आप क्या कर रहे हो, 20 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करते हो, तो आपने क्या किया, पैसा उसमें डाला है ना, एक तरीके से ब्लॉक किया है ना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये तो वही बात हो गई। इट इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री का मतलब समझो, स्टॉक होता है, स्टॉक किसी भी चीज़ का मेंटेन हो सकता है। आप अपना जो फिनिश गुड है, जो मार्केट में सप्लाई होने को तैयार प्रोडक्ट्स है, उसका स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। सेमी फिनिश्ड गुड है, एक प्रोसेसिंग यूनिट से दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट तक जब गुड्स जा रही हैं, बीच में वो इनकम्प्लीट है ना, तो अगर समझ लो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ हड़बड़ी आती है, कुछ दिक्कत आती है, गड़बड़ हो जाती है, तो जो सप्लाई है सेकेंड यूनिट का काम रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सेमी फिनिश्ड गुड का स्टॉक भी क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और जो रॉ मटेरियल है, मार्केट में कुछ चेंजेस ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रॉ मटेरियल का सप्लाई ना रुक जाए, आपका तो सारा काम रुक जाएगा ना, तो आप रॉ मटेरियल का भी क्या करते हो, कुछ स्टॉक मेंटेन करते हो। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 3 टाइप्स की हो सकती है। आप फिनिश्ड गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सेमी फिनिश्ड गुड्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हो पैसा, और रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। इन्वेंट्री स्टॉक इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि इनिशियली आप स्टॉक मेंटेन कर रहे थे 10 यूनिट्स का, से हम कहते हैं हम फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रख रहे थे, अब 10 शर्ट्स क्या कर रहे थे, ऑलरेडी बनाकर स्टोर कर रहे थे। अब इस साल के एंड पर वो कितना है स्टॉक, 20 यूनिट्स का है, तो आपने कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, 10 यूनिट्स का। ये आपका क्या हो जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो किसको इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, अभी हमने समझ ही लिया, एक आइडिया आ ही रहा होगा कि क्या सिग्निफिकेंस होगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। जो भी हमें इनपुट्स की ज़रूरत है वो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, सप्लाई में कभी भी इंटरप्शन नहीं आएगा। अवॉइड डिले और अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट फॉर रॉ मटेरियल नीड्स। समझ लीजिए, अभी बात की ना हमने कि कोई फ्लड आ रहा है, जहाँ से रॉ मटेरियल्स हमारा आ रहा है, वहाँ से हमारे क्या हो गया, कोई फ्लड आ गया है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, वैसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के, अभी कुछ पेपर वर्क का इशू है, कुछ भी इशू है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हुआ तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोडक्शन, वरना हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा फॉर द टाइम पीरियड।
इस वजह से क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री में ज़रूर इन्वेस्ट करो ताकि क्या हो, आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहे रॉ मटेरियल का। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हमारा सवाल क्या है, एक्चुअल इन्वेंट्री एट द टाइम मे नॉट बी द डिजायर्ड इन्वेंट्री। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करो, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप पहले 10 यूनिट्स शर्ट की क्या कर रहे थे, स्टॉक करके रख रहे थे, अब आप कितनी रख रहे हो, 20 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो तुम मूवमेंट दिखा रहे हो ना, जरूरी नहीं है हर बार तुम्हारी इच्छा अनुसार ही हो। ये नहीं समझ आया, देखो हम समझते हैं क्या बोलना चाह रही है हमारी बुक, कि कई बार आप ये जो 10 to 20 मूव किए ना, आपने इसे प्लान नहीं किया होता, आपने अपनी इच्छा से इसे ब्लॉक नहीं किया होता, यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया होता अपना स्टॉक मेंटेन करना। आपका क्या दिक्कत आती है कि मार्केट जो है उसमें उतना डिमांड नहीं होता, या आपने उतना सप्लाई नहीं किया होता मार्केट में, जिस वजह से आपका स्टॉक क्या हो जाता है, आपके पास फंस जाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक कपड़े बेचने की कंपनी है, राइट, उसने क्या किया, सोचा कि मैं 10 पीस ऑलरेडी बना के रखूंगी हमेशा एडवांस में, ताकि क्या हो, जब भी मार्केट से कोई भी डिमांड है तो मुझे सप्लाई करने में क्या हो, दिक्कत ना हो। तो उसने 10 पीस बना के रखे, थ्रू आउट द ईयर काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। साल के एंड में वो क्या नोटिस कर रही है, उसने सोचा था कि मैं 10 पीस हमेशा क्या रखूंगी, स्टॉक में रखूंगी, पर उसके स्टॉक में आज 20 यूनिट्स पड़े। हुआ क्या कि जो स्टॉक वो मेंटेन कर रही थी, जो उसके पास रह रहा था, मार्केट ने उसका उतना डिमांड नहीं किया, जिस वजह से 10 यूनिट्स की जगह उसका स्टॉक इंक्रीज कर गया 20 यूनिट्स में। यहाँ पे उसने अपनी मर्जी से इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं किया, पर उसकी इन्वेंट्री उसके पास फंस कर रह गई, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री उसके पास फंस कर रह गई। सो ऐसी सिचुएशंस में ऐसी इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री हम खुद अपनी इच्छा से इंक्रीज कर रहे हैं, कि पहले मैं 5 रखती थी, अब मैं 10 इन्वेंट्री रखना चाहती हूँ, 10 यूनिट स्टोर करना चाहती हूँ, इसे मैं बोलती हूँ डिजायर्ड इन्वेंट्री। बिल्कुल समझ आ रही है कि इन्वेंट्री हमसे बात क्या कर रही है। अच्छा, अब आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो कि जो नए हाउसेज हैं कंस्ट्रक्टेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बात की, जितना भी उसको समझा, हम बात करें प्रोड्यूसर ऐसा कर रहा है, प्रोड्यूसर ऐसा कर रहा है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रोड्यूसर के खर्चों को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट दे रही हूँ कि जो नए हाउसेज एक हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट करता है इकोनॉमी में, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हाउस होल्ड एक नई गाड़ी खरीद रहा है, एक नया घर खरीद रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो एक नया हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इस सवाल का जवाब अब आप खुद फिगर आउट करेंगे, और सैटरडे वाले लेक्चर में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम क्या बात करें कि अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट समझ आ गया क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, तब भी हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं कि या तो हम इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस नज़रिए से देखें, या फिर हम इन्वेस्टमेंट को नेट नज़रिए से देखें। अब ग्रॉस या नेट शब्द हो सकता है हमने पहले सुना हो। ग्रॉस का मतलब होता है जब हम चीज़ों की इन टोटालिटी बात करते हैं। नेट का होता है कि फाइनली जो भी डिडक्शन वगैरह करना है, जो भी चीज़ें निकालनी है वो सब निकाल दो एंड मुझे एंड अमाउंट बता दो। तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ग्रॉस या नेट को कैसे समझते हैं, देखो मैं बताती हूँ। हमने बात की थी स्टार्टिंग में जब हम इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, 10 गुड्स है, जिसमें से 2 क्या हो गई है, खराब हो गई है, और इस साल मैंने नई कितनी गुड्स ऐड किए, 8 गुड्स मैंने नई ऐड किए। तो 10 में से जो 2 खराब हो गई है, पहले तो मैं 8 को यूज करके उसे रिप्लेस करूंगी, राइट। पीछे 8 में कितनी गुड्स रह गई, 6। तो अब मेरा स्टॉक कितना है एंड ऑफ द ईयर, 16। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 8। लेकिन अब ये जो 8 है इसमें 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट है। 8 में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी है और नेट इन्वेस्टमेंट भी है।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें क्या बोलती है कि भाई मुझे टोटल बता दो कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई 8 हुई है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है कि मेरे को टोटल वोटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इतना बताओ कि नया स्टॉक कितना ऐड हुआ है। तो 10 तो ऑलरेडी था ही, नया स्टॉक कितना ऐड हुआ है 6। नहीं समझ आया? देखो अभी फिर से समझते एक बार। क्या बोल रहा है हमें कि ये जो 8 इन्वेस्टमेंट हुई है 8 यूनिट्स की, इसमें 2 यूनिट्स तो हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड को रिप्लेस होने के लिए यूज हो रही है, यानी कि 10 का हमें स्टॉक समझ लो मेंटेन करना ही करना है। तो इसमें से 2 खराब हुई थी, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं वापस 10 बनाऊं। वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इस 8 इन्वेस्टमेंट में से मैं 2 निकाल लेती हूँ और अपना ओल्ड वैल्यू पर पहुंच जाती हूँ। दिस 2 इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर मैं नेट की बात करती हूँ तो वो बोलते हैं मेरे को रिप्लेसमेंट से कोई चक्कर नहीं है, रिप्लेस कर दो जो करना है, मेरे को बताओ उसके बाद कितना बढ़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा 10 पहले था, अब कितना हो गया है 16 हो गया, तो मेरे पास नया कितना क्रिएट हुआ है, 6 ब्रांड न्यू क्रिएट हुआ है, तो मैं इसे क्या बोलती हूँ, नेट एडिशन बोलती हूँ। बोलो बात समझ आ रही है सबको? अच्छा अभी को पढ़ के और क्लियर कर लेते हैं। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोटल कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है इकोनॉमी में हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक। क्या बोला है हमें यहाँ पे इन्होंने, एग्जाम्पल से हमने क्या समझा था कि ये जो हमारे 10 यूनिट्स थे, 8 हमारा क्या था, नया इन्वेस्टमेंट था, और 2 हमारा क्या था, खराब हुआ था। तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करें, जो 2 8 से यहाँ पर गया है उसको भी, और जो 6 नेट एडिशन हुआ है उसको भी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है टोटल, वही वैल्यू होती है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। तो इसने हमें जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्लूड किया, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्लूड किया। तो फॉर्मूला के रूप में क्या लिख देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। फिर हम कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या बात हो गई। देखो डेप्रीसिएशन क्या था थोड़ा सा याद करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रीसिएशन को और एक्सप्लोर करेंगे। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते थे, याद करो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं साथ के साथ हम क्या करते हैं, उसका जो खर्चा होता है उसको ओवर द इयर्स डिवाइड कर देते हैं। समझ लो मैंने 10,000 की एक मशीनरी खरीदी है, अब ये मेरा 1 ही साल का खर्चा है। वो मशीनरी मेरी क्या 1 ही साल चलने वाली है? नहीं, वो मेरी 10 साल चलेगी। सो मेरा हर साल का खर्चा कितना हुआ, 10,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1,000। ये जो मेरी वैल्यू है इसे मैं कहती हूँ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, हर साल मैं 10,000 रुपए जो मैंने मशीनरी खरीदी है 10 साल के लिए, हर साल मेरे को वो मशीनरी कितने की पड़ती है, 1,000 रुपए की पड़ती है। 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो हमने 1 साल का खर्चा निकाला ये क्या है, मेरा डेप्रीसिएशन। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या हो रहा था इस एग्जाम्पल में, देखो फिर से लिखे, क्या हो रहा था, आपकी मशीनरी थी इतनी खराब हुई थी, इतना आपका नया इन्वेस्टमेंट था, आपने क्या किया, यहां से 2 निकाल के इसको फिर दे दिया। ये जो चीज खराब हो रही है ये क्या है, हमारी डेप्रीसिएशन है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट में से निकाल कर 2 यूनिट्स दे रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसीलिए हमें यहाँ पर ये क्या लिख देते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन, कि नया इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 6 का हुआ है, क्योंकि 2 तो हम किसके लिए, रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो नेट एडिशन कितना है, 6 का है, प्लस हमने क्या कर दिया है, डेप्रीसिएशन की वैल्यू। तो मेरे पास एक टोटल सम आ जाता है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बोलो किसको बिल्कुल ही समझ आ गया कि ग्रॉस क्या होता है।
नेट समझ लेते हैं। नेट क्या हो, अब तो नेट समझ ही आ गया हमें। वैसे नेट क्या होता है कि एडिशनल, नया कितना बना है, राइट। इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेस करने के लिए हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा कितना निकल रहा था, बार बार 8 निकल रहा था, 10 था, 10 में से 2 खराब हुए, 8 नया ऐड हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इसको दे दिया। नेट एडिशन कितना था, 6। जब हम टोटल बात कर रहे थे तो हमने 6 को उठाया था और इस 2 को उठाया था। कितना आया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 8 आया था। अब ये क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ये देखो आ गया कि नहीं आया, बोलो किसको बात बिल्कुल ही समझ आ रही है। नेट इन्वेस्टमेंट सिंपल शब्दों में कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल शब्दों में क्या है कि जब आप नया कितना ऐड हुआ है ये सवाल पूछ रहे हो, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टॉक को मेंटेन करने के बाद आपने नया क्या क्रिएट किया है। समझ आ रहा है। अच्छा, अब हमारा सवाल क्या है, व्हाई डू वी नीड नेट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जरूरत क्या है ये दो चीजें पढ़ने की, कि नेट पढ़ो ग्रॉस पढ़ो, क्या जरूरत है। मैं समझाती हूँ। हम नेट और ग्रॉस क्यों पढ़ते, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको भी पता लग जाएगा। जिनको पता लग गया वो कमेंट डाउन कर दो। नेट हमें क्यों पता करना ज़रूरी है, ताकि हमें क्या पता चले कि भाई पहले हम खड़े थे 10 पे, अब हम कितने पे खड़े हैं, 16 पे। हमने कितना ऐड किया था, टोटल 8, जिसमें से 2 यूज़ हो गया रिप्लेस करने को और 6 हमारा क्या हो गया, नया। तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मुझे 6 पता होना क्यों ज़रूरी है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं जहां पहले खड़ी थी मैं उससे कितना आगे बढ़ी हूँ। हाँ, मुझे पता लगना चाहिए ना कि मैंने कितनी जर्नी क्या कर ली है, ट्रेवल कर ली है। तो नेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे दिखाता है कि भाई तुम पहले यहाँ पर खड़े थे, अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहुँच गए हो। अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं निकालती हूँ, समझ लो मैंने कहा कि मैंने साल में 15 मशीन्स क्या की है, नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन उनमें से 14 क्या है, रिप्लेस करने में यूज हो रही है, और नई कितनी है, ओनली 1। तो नेट इन्वेस्टमेंट मुझे बताएगा कि भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ एक ही स्टेप क्या किया है, आगे लिया है। मैं खुश हो जाऊं कि भाई मैंने तो 15 बनाई है, 15 बनाई है, 15, पर 15 में से 14 तो ऑलरेडी क्या कर रही है, एग्जिस्ट जो मशीन्स कर रही है उनको रिप्लेस ही कर रही है। एक ही नया एडिशन हुआ ना। हाँ, समझ गए। तो नेट हमें क्यों निकालना जरूरी है। अब बात आती है ग्रॉस निकालना क्यों जरूरी है। नेट तो समझ आ गया कि पता लगना चाहिए हमने कितना एडिशनल स्टेप लिया। ग्रॉस हमें इसलिए पता चलना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। यानी कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल पे रहूं, पहले मेरे पास जितनी भी मशीनरीज थी, अब मैंने कितनी मशीनरी बनाई, 15 मशीनरीज बनाई, राइट। 15 में से 14 मैंने क्या कर दी, रिप्लेस करने को यूज़ कर दी, और एक मेरे पास क्या हुआ, एडिशनल स्टेप लिया गया। अगर मैं ग्रॉस नहीं फाइंड करती हूँ तो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट क्या बोलेगा कि भाई सिर्फ एक ही कर पाए हो तुम तो, लेकिन एक्चुअली मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 15 यूनिट्स की। बोलो हाँ या ना। हाँ, बनाए तो मैंने इस साल 15 है ना। हाँ, तो मुझे दोनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। बोलो किसको बात बिल्कुल ही समझ आ रही है कि नेट, ग्रॉस, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट सब क्या होता है। चीज़ें क्लियर हुई। 2 टाइप के हमने क्या करे, एक्सपेंडिचर्स पढ़े आज। एक तो हमने पढ़ा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने क्या बोला था, खर्चा जो कर रहा है हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या समझा कि कैपिटल स्टॉक क्या होगा, फॉर्म होगा इकोनॉमी में, उसको हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हमने फिर डिवाइड किया फिक्स्ड में और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट भी ग्रॉस या फिर नेट तरीके से पढ़ी जा सकती है।
बोलो किसको बिल्कुल समझ आ गया। आज के लेक्चर में हमने क्या बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, जहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा जो हम ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। हैव अ गुड डे।